नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर अनीता तंबोली। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो आपका सोशल रिसर्च है। जब भी हम अनुसंधान करते हैं तो उस अनुसंधान में ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी का बहुत महत्व होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये ऑब्जेक्टिविटी वस्तुनिष्ठता और सब्जेक्टिविटी आत्मनिष्ठता व्यक्तिनिष्ठता क्या होती हैं। तो आज के वीडियो में हम इसी बात को लेकर डिस्कस करेंगे। हम देखें कि सामाजिक अनुसंधान में सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है। तो ऑब्जेक्टिविटी, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ऑब्जेक्ट वस्तु, हम जब अनुसंधान करता जो भी तथ्य संकलन करता है तो उसको वैज्ञानिक तरीके से उसकी खोज करके उसका अध्ययन किया जाता है। लेकिन जब हम कोई भी समस्या का चुनाव करते हैं, कोई भी अध्ययन करते हैं या कोई भी डाटा कलेक्शन करते हैं, किसी भी हम अपना अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं, उसमें जो वैज्ञानिक पद्धति को हम काम में लेते हैं तो उसके पीछे मंशा ये होती है कि हम वस्तुनिष्ठ तरीके से उस अध्ययन को करें। उसमें किसी भी तरह की जो व्यक्तिनिष्ठता है, आत्मनिष्ठता है, वो शामिल ना हो। तो दोनों का अर्थ क्या है कि इसको हम इस आधार पर देखें कि हमारा जो ज्ञान होता है वो दो तरह का होता है, आत्मनिष्ठ ज्ञान और वस्तुनिष्ठ ज्ञान। इसको समझने से पहले आप ये देख लो वस्तुनिष्ठता किसको कहा जाता है। वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी, वो है जिसमें अनुसंधान करते समय किसी भी चीज़ में डाटा कलेक्शन या जो एनालिसिस कर रहा है किसी भी चीज़ में, वो अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को शामिल न करते हुए बिल्कुल तटस्थ होकर उस वस्तु का, उस घटना का अध्ययन करे। उसको हम ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। अगर वो इस आधार पर अध्ययन करता है, वो बिल्कुल तटस्थ होकर देखता है जो हो रहा है, जो फैक्ट है वही है, उसमें अपनी विचार, अपनी भावनाओं को शामिल नहीं करेगा, तो वो वैज्ञानिक अध्ययन कहलाएगा। लेकिन इसके विपरीत एक मनुष्य है, मनुष्य का अध्ययन हम करते हैं, तो उस स्थिति में जब हम किसी अनुसंधानकर्ता किसी घटना का अध्ययन कर रहा है और उसमें वो किसी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को उसमें शामिल करता है और उसी रूप में उसको देखने लगता है, उस घटना को स्टडी करने लगता है, तो उसे हम आत्मनिष्ठ कहते हैं या व्यक्तिनिष्ठ या सब्जेक्टिविटी कहते हैं। तो हमारा जो ज्ञान होता है वो भी दो तरह का होता है। जैसे कि कार्ल पॉपर ने कहा है कि हमारा ज्ञान दो प्रकार का होता है, आत्मनिष्ठ ज्ञान और वस्तुनिष्ठ। आत्मनिष्ठ क्या होता है कि आत्मनिष्ठ ज्ञान के अंतर्गत, जैसे पॉपर ने बताया है, कि ज्ञान का आधार मनुष्य का विवेक नहीं बल्कि उसकी अनुभूति पर आधारित होता है। यानी जो भी उसकी परंपरागत सोच है, उसका जो पूर्वाग्रह है, जो कुछ उसने देखा है, समझा है, समाज में जो उसकी जो सांस्कृतिक वातावरण है, उससे पूर्वाग्रह से होकर वो उसका जो भी वो सोचता है, उसका वो ज्ञान उस आधार पर होता है। वो अपनी अनुभूति, अपनी जो उसकी वो भावना है, उसका जो ज्ञान है, वो उस पर आधारित होता है। जैसे हम एग्जांपल लें कि जब हम बहुत से हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में या शहरों में भी देखते हैं कि अगर हम बीमार पड़ गए तो क्यों बीमार पड़ गए, उससे पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर हम कहते हैं कि कोई प्राकृतिक आपदा है या कोई देवी प्रकोप है, उसकी वजह से वो व्यक्ति बीमार हो गया। तो ये हमारी सोच है और हम अगर उसके ऊपर स्टडी करेंगे तो अगर हम भी ऐसे ही सोचते हैं तो उसको उसी तरह से हम उसका अध्ययन करेंगे। तो ये हो गया आत्मनिष्ठ ज्ञान। और दूसरा होता है वस्तुनिष्ठ ज्ञान, ऑब्जेक्टिव नॉलेज। ऑब्जेक्टिव नॉलेज हमारी किसी सांस्कृतिक और हमारी जो आत्मनिष्ठ जो मनोस्थिति है उससे प्रभावित होकर नहीं, बल्कि जो घटना जैसी है उसको हम विवेक से, लॉजिकली, तार्किक रूप से हम उसको सोच समझ के उस ज्ञान को ग्रहण करते हैं, उसके आधार पर हम अपना व्यवहार करते हैं। तो इस प्रकार से हम देखें कि आत्मनिष्ठता में हम अपने जो हमारी अनुभूति है, हमारी सोच है, हमारे सांस्कृतिक जो धारणा है, उसके आधार पर हम उस ज्ञान को कलेक्ट करके और उसके आधार पर व्यवहार करते हैं। और वस्तुनिष्ठता में हम लॉजिकली, तार्किक सोच की प्रधानता होती है और उसके आधार पर हम अध्ययन करते हैं। आगे हम देखें कि इस प्रकार वस्तुनिष्ठ ज्ञान क्या है कि किसी एक व्यक्ति का एकाधिकार नहीं होता है। यानी आत्मनिष्ठ में तो क्या होता है कि व्यक्ति अपनी तरीके से सोचेगा
और वस्तुनिष्ठता में एक व्यक्ति नहीं, सारे व्यक्ति उसको उसी रूप में देखेंगे, उसी रूप में उसके बारे में सोचेंगे, है ना। तो ये इसका जो स्वरूप होता है, इस ज्ञान का स्वरूप, इससे प्राप्त ज्ञान का स्वरूप सार्वभौमिक होता है ना। तो हम देखें कार्ल पॉपर ने वस्तुनिष्ठ ज्ञान की कुछ विशेषता बताई, जिससे कि हम इस कंसेप्ट को और आसानी से समझ सकते हैं। क्या बताइए पहली विशेषता, कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान में समस्या का स्पष्ट स्वरूप होता है, ये तथ्यों पर आधारित होती है। यानी कि हमारे किसी उस पर आधारित नहीं होती है कि हमारी जो हमने सोचा है, देखा है, उसके आधार पर नहीं, जो तथ्य है, जो कुछ दिख रहा है, वो स्पष्ट स्वरूप उसका हमारा दिखाई देता है। और जहाँ समस्या का हम चुनाव करते हैं तो उसको वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। इस वस्तुनिष्ठ ज्ञान में हम जो भी समस्या का चुनाव कर रहे हैं, जो भी अध्ययन कर रहे हैं, उसको वैज्ञानिक आधार पर किया जाता है। और ये किसी दुर्भावना, पूर्वाग्रह पर आधारित समस्याओं के अध्ययन नहीं किया जाता है इसमें। और हम उसको बिल्कुल लॉजिकली विज्ञान की शर्तों के आधार पर उसको तोल कर देखते हैं, है ना। तो दूसरी वस्तुनिष्ठ ज्ञान की विशेषता क्या बताइए, कि इसके द्वारा सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाना संभव होता है, क्योंकि ये जनरलाइज कर सकते हैं, हम इसके निष्कर्ष को सामान्यकृत कर सकते हैं और उसके बाद हम सिद्धांत बना सकते हैं। हम सिद्धांत कब बनाते हैं, जब वही घटना का वही रिजल्ट अगर कोई और व्यक्ति भी निकाल के लाता है, बार बार वही उसी घटना को, उसी प्रकार की कोई परिस्थिति होती है और उसका प्रभाव भी उसी प्रकार का पड़ता जाता है, और कोई भी व्यक्ति उस घटना तथ्य का अध्ययन करता है और वही निष्कर्ष निकलता है, तो उसको हम वैज्ञानिक कहते हैं हम उसको। और उसको सामान्यकृत कर देते हैं कि जब भी ऐसी घटना होगी तब इसी प्रकार का परिणाम निकल के आएगा। तो ये वस्तुनिष्ठ ज्ञान के आधार पर ही, ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर ही संभव है, कि अगर हम बिल्कुल तटस्थ होकर जो जैसी है वैसे ही अध्ययन, जैसे अगर हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, या हम किसी और चीज़ का, मकान का, या कहीं किसी जंगल का, या ऐसे अध्ययन करते हैं, तो जो दिख रहा है उसी को हम वैसे ही अध्ययन करेंगे, कि ये इतना बड़ा है, इतना छोटा है, इतनी शाखाएं, इसमें इतने फूल आ रहे हैं, इतनी कलियां आ रही हैं, उसमें हम कुछ भी अपनी तरफ से नहीं जोड़ते, तो उसको हम क्या कहेंगे, ऑब्जेक्टिविटी। लेकिन अगर हम किसी एक मनुष्य का अध्ययन कर रहे हैं, तो हम उसमें अपनी विचारों को शामिल कर लेते हैं, कि अगर हमारा कोई फ्रेंड है, हमारा कोई दोस्त है, या हमारी परिचित है, हमारे पारिवारिक सदस्य हैं, तो अगर उसके बारे में हम कुछ चीज़ें बता रहे हैं तो अच्छी चीज़ें ज़्यादा बताएंगे, बुरी चीज़ें कम बताएंगे। अगर कोई हमारा दुश्मन है, उससे दोस्ती नहीं है, हमारी नहीं बनती आपस में, तो हम उसकी बुराइयां ज़्यादा बताएंगे, तो जबकि हो सकता है उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हो। तो इस तरह से ये क्या हुआ, ये आत्मनिष्ठ हुआ, सब्जेक्टिविटी हुई। और जो जैसा है वैसा ही हम बताएंगे, वो ऑब्जेक्टिविटी है। तो उसके आधार पर हम सिद्धांत बना सकते हैं। तीसरी विशेषता उन्होंने बताई है, वस्तुनिष्ठ तरीके से जो जानकारी प्राप्त होती है, वो शोधकर्ता को उसके स्वरूप को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सामने आ जाता है, वो स्वयं सिद्ध तथ्य होता है। यानी आप उसको नहीं, जो भी दूसरा भी देखेगा वो वैसे ही देखेगा। जैसे एक पेड़ का अगर हम अध्ययन कर रहे हैं, तो कितनी शाखा है, कितना बड़ा है, दूसरा देखेगा वो भी उतना ही गिनेगा। लेकिन एक व्यक्ति के बारे में 10 लोग अलग अलग अध्ययन बताएंगे। तो इसलिए इसकी जो इससे जो जानकारी प्राप्त होती है ऑब्जेक्टिविटी के आधार पर, वो उसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही सामने दिखाई देता है। फिर हम देखें आत्मनिष्ठ उपागम क्या होता है। वही जो मैंने अभी आपको बताया, कि जैसा कि इसके बारे में मैक्स वेबर ने बहुत स्पष्ट कहा था, कि उन्होंने कहा था कि समाजशास्त्र का अगर हमें अध्ययन करना है, तो समाजशास्त्र के अंतर्गत हमें व्यक्तियों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, उसके आधार पर हमें अध्ययन करना है। तो क्रिया करने का मतलब क्या हुआ, वही कि व्यक्ति क्या सोचकर वो क्रिया कर रहा है, वो उस परिस्थिति को कैसा समझ रहा है। यानी व्यक्ति की समझ को देखकर, उसका जो आत्मज्ञान है, जो उसकी आत्मनिष्ठता है, जो उसके अंदर जो सोच है, उसको हमें देखना है कि वो व्यक्ति उस व्यवहार को क्यों कर रहा है। एक ही परिस्थिति में अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरह का व्यवहार कर सकते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, तो वो उनकी अपनी पर्सनल, उनके सोच, उनका ज्ञान, या जो भी उनकी आत्मनिष्ठता है, उस ज्ञान है, उसके आधार पर वो करता है। जैसे एक व्यक्ति बीमार हो रहा है, तो हम कोई व्यक्ति उसको किसी और वजह से बताएगा, कोई किसी और वजह से बताएगा, तो या कोई एक परिस्थिति है तो उसमें 10 लोग हैं, तो 10 लोग ये अलग अलग व्यवहार करेंगे, तो वो व्यवहार अलग अलग क्यों करते हैं, तो वो उनका आत्मनिष्ठ ज्ञान होता है, उसकी वजह से वो करते हैं। तो मैक्स वेबर का ही कहना था, जैसे कि मैक्स वेबर के साथ कॉम्ट और टिल्थे भी के विचारों से, ये दार्शनिक विचारों से प्रभावित थे। तो उनका ये मानना था कि आत्मनिष्ठ जो सब्जेक्टिविटी होती है, वो क्या है, सब्जेक्टिविटी व्यक्ति की अपनी समझ होती है,
और मनुष्य के व्यवहार को समझना होगा तो मनुष्य की उस समझ को भी हम समझना होगा। तो व्यक्ति अपनी जो कुछ उसने अपनी लाइफ में देखा है, सुना है, जो उसने ज्ञान प्राप्त किया है, वो अपने पर्सनल उससे मनोवृत्ति से वो व्यवहार करता है। तो ये होती है सब्जेक्टिविटी। और जब वो, जैसे अगर हम किसी कास्ट का अध्ययन कर रहे हैं तो पर्टिकुलर एक कास्ट के प्रति अगर हमारे मन में कोई बात है तो हम उसके लिए वही बात रखेंगे, चाहे हकीकत है या नहीं है। लेकिन अगर हम ऑब्जेक्टिविटी को शामिल करके अध्ययन करते हैं तो हम जो फैक्ट है वही, हम किसी कास्ट या रिलीजन को नहीं देखेंगे, हम जो फैक्ट है वही देखेंगे। लेकिन अगर हम किसी कास्ट या रिलीजन से पूर्वाग्रसित हैं, हम उसको अच्छा या बुरा मान रहे हैं, तो हम उसके बारे में वैसा ही सोचेंगे। तो ये होती है ऑब्जेक्टिविटी। तो इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिविटी में वैज्ञानिक रिजल्ट निकालने में कठिनाई होती है। अगर हम इन दोनों में अंतर देखें तो और कंसेप्ट स्पष्ट हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिविटी क्या है और सब्जेक्टिविटी क्या है। तो वस्तुनिष्ठ क्या है, इसमें बाह्यपन होता है, यानी इसको हम ऑब्जर्वेशन के द्वारा इन जो सामाजिक तथ्य है उसका बाह्य स्वरूप होता है जिसका हम निरीक्षण कर सकते हैं। जबकि ये आंतरिक होता है, इंटरनल, यानी ये व्यक्ति की समझ होती है, उसकी सोच, भावनाओं, इच्छा पर आधारित होती है और उसके व्यवहार के आंतरिक स्वरूप को हमें समझना होगा, है ना। दूसरा है अवलोकन। वस्तुनिष्ठ विधि में जो इसके समर्थक है वो सामाजिक तथ्यों का स्वरूप बाह्यपन मानते हैं जिससे कि उसके मूर्त रूप का हम अवलोकन कर सकते हैं। जबकि आत्मनिष्ठ विधि में और सब्जेक्टिविटी में उसकी समझ को देखना होता है, उसकी अंडरस्टैंडिंग को हमें समझना होता है और ये आंतरिक सोच पर निर्भर करता है। फिर हम देखें थर्ड, प्रयोगात्मक विधि। वस्तुनिष्ठता के अंतर प्रयोगात्मक विधि के द्वारा निष्कर्ष पे पहुंचा जाता है। और अगर इसमें कुछ थोड़ा सा भी हमें डाउट लगता है तो हम वापस उसको पुनः उसकी तथ्यों की जांच कर सकते हैं। और जबकि इसमें आत्मनिष्ठ में प्रयोग की संभावना नहीं होती, यानी हम उसको बार बार, आज उसका कुछ व्यवहार हुआ, आज उसने कुछ सोचा तो कल दूसरा उसका चेंज हो जाएगा, आज वो किसी के लिए अच्छा कह रहा है कल उसके लिए बुरा कहेगा। तो इसलिए हम प्रयोगात्मक विधि के द्वारा इसका अध्ययन संभव नहीं होता। फिर भी इन्होंने कहा था कि एम्पैथी के द्वारा हम उसको अध्ययन कर सकते हैं, यानी उसको हम सामाजिक क्रिया घटना के बारे में और लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, उस अगर कुछ कॉमन सा व्यवहार कर रहे हैं तो हम उसके व्यवहार को समझ सकते हैं। फिर तुलनात्मक विधि और ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा हम तुलनात्मक विधि जब हम काम में लेते हैं तो इसका प्रयोग हम वैज्ञानिक विधि की विश्वसनीयता पर कोई संदेह और प्रश्न नहीं किया जा सकता, हम आराम से तुलना कर सकते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिविटी के द्वारा अगर हम अध्ययन कर रहे हैं तो तुलना करना थोड़ा कठिन होता है। अगर दो लोगों, दो ग्रुप, दो संस्थाओं में अगर तुलना कर रहे हैं तो कठिन होता है। इसके लिए हमें हिस्टोरिकल मेथड यूज़ करनी होती है और उसके लिए हम पिछली ऐतिहासिक घटना की, पिछले क्या क्या उसकी, कैसे उसका बैकग्राउंड रहा, क्या कैसे उसने इस तरह की उसकी सोच डेवलप हुई, तो इस तरह से हम देखते हैं कि उसमें ऐतिहासिक विधि में इसको हम काम में ले सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि ऑब्जेक्टिविटी रिसर्च में दोनों ही महत्वपूर्ण होता है और ख़ास करके रिसर्चर ऑब्जेक्टिविटी को ज़्यादा ध्यान में रखता है। लेकिन अब आज के जो वैज्ञानिक हैं, समाजशास्त्री भी ये मानकर चल रहे हैं कि हमें ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ सब्जेक्टिविटी को भी ध्यान में रखना होगा, यानी व्यक्ति की समझ को भी हमें ध्यान में रखना होगा। लेकिन अनुसंधानकर्ता के लिए सब्जेक्टिविटी को अवॉइड करना होगा और ऑब्जेक्टिविटी को काम में लाना होगा। जब अध्ययन कर रहा है तो वो अपने पूर्वाग्रह से ग्रसित ना होकर बिल्कुल तटस्थ होकर अध्ययन करे, उसे ही हम सब्जेक्टिविटी कहते हैं, ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। और सब्जेक्टिविटी जब वो पूर्वाग्रह से ग्रसित हो जाता है, अपनी समझ को उसमें शामिल करता है, तो वो सब्जेक्टिविटी होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इसके स्टडी मटेरियल भी आपको पीडीएफ के माध्यम से व्हाट्सएप ग्रुप में आपको शेयर किए हैं, आप उसको पढ़ेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। और अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं प्रश्न। अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।